अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ सुबह की सबसे बड़ी ख़बर से करेंगे और बहुत पॉजिटिव और बहुत खुशाइंद ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जारी तनाज़ा था या जो जंग थी, बल्कि ना इसको तनाज़ा कहा जाएगा, जंग कहा जाएगा, जेनोसाइड। ये बेसिकली जेनोसाइड था और जेनोसाइड है और जेनोसाइड रहेगा और जेनोसाइड ही कहा जाएगा। अगर कोई जेनोसाइड नहीं कहता तो उसकी अकल पर और आंखों पर पर्दे पड़े हुए। ये कत्ले आम था जो कि इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों का किया। लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है कि अब इन दोनों के दरमियान 4 रोज़ा एक सीज़ फायर जो है उसका बिल्कुल फ़ैसला हो चुका है और दोनों तरफ से जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि ये 4 रोज़ा जंगबंदी होगी। बिल्कुल। कतर ने इसमें मीडिएशन कराई है। कतर ने दरमियान में बैठकर सालिसी का किरदार अदा किया है। अच्छा, कतर जो है वो अक्सर औकात ये काम करता है। कतर की पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अफगान तालिबान के मामलात में आप देखें तो सारे जो मुआहिदे थे या जो भी मामलात तय पाने थे वो कतर में उनका दोहा अग्रीमेंट जो था वो सारा सिलसिला हुआ। तो कतर जो है वो often demonstrates itself as a responsible state। अच्छा, फिर हमास ने जो है ये बात कंफर्म भी कर दी है। हमास ने भी ये कंफर्मेशन दे दी है कि सीज़ फायर का जो है वो सिलसिला अग्रीमेंट जो है वो तय पा गया है। 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चे जिनको इसराइली जेलों में रखा गया था उनकी आज़ादी या उनको छोड़ देना भी जो है इस मुआहिदे का हिस्सा है, जो कि अभी ये लोगों ने तय पाया है। और जो हमास के पास जो लोग हैं वो भी छोड़े जाएंगे कुछ तो इस तरीके से। ये दो तरफा जो है वो एक मामला होगा। लेकिन नेतन्याहू जो है वो ये कहता है कि जी आप इसको ये ना समझें कि हमने जंग बंद कर दी है, हम फिर शुरू होंगे और हम अपने मकसद को पूरा करेंगे। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें इसराइल के प्यारे प्यारे बच्चे जो थे, छोटे छोटे खूबसूरत मासूम बच्चियाँ वो गाना गा रहे थे और उस गाने का जो उनके अल्फाज थे गाने के, वो देखें किस कदर खूबसूरत अल्फाज थे। वो बच्चे की ज़बान से जो निकलता है वो उसको बड़ों ने सिखाया होता है। वो ये था कि हम इस सरजमीन को बर्बाद कर देंगे, सब लोग यहाँ से हटा देंगे, इस सरजमीन को खाली कर देंगे और फिर हम वहाँ जाकर रहेंगे। ये गिलाज़त है जो कि इसराइल अपने बच्चों के जहनों में भी डाल रहा है। तो ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। अभी 4 दिन का तो ये मामला हुआ है, हो सकता है ये मज़ीद 4 दिन बढ़ जाए, जो इसके ऊपर मैं बातचीत पढ़ रहा था, एक्सटेंड हो जाए। लेकिन ये है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये लोग दोबारा से ये काम करेंगे। बिल्कुल, सोल्यूशन तो ये नहीं है ना। सोल्यूशन तो वही है कि ज़मीन का फैसला होना है। ज़मीन का फैसला होना है। जब तक ज़मीन का फैसला नहीं होना तो फिर लोगों की ज़िंदगियों की तकदीरों का फैसला जो है वो इसराइल अपने बमों से करता रहेगा। अब 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और जब दोबारा वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ बात करेंगे खबरों की। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, खान यूनिस में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। सऊदी अरब का तमाम ममालिक से इसराइल को असलहा की फराहमी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान में सियासी उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते अमरीका। नवाज शरीफ की फजल रहमान से मुलाकात, मिलकर चलने पर इत्तफाक। पुराने सियासतदान सियासी मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी में बदल चुके, बिलावल भुट्टो। कराची पीटीआई के कई बल्दियाती नुमाइंदों का IPP की हिमायत का ऐलान। यूक्रेन से भागने वाली खातून को इसराइल में भी जंग का सामना। दुबई में 24 नवंबर से 3 रोज़ा सुपर सेल मेले का आगाज़। दुबई के 2000 स्टोर्स पर 90% तक रियायत मिलेगी। मूसलाधार बारिशों के बाद मक्का के खुश्क पहाड़ों ने सब्ज़ चादर ओढ़ ली। बाबर आजम को कप्तानी से उन्होंने हटाया, जिन्हें क्रिकेट नहीं आती, जावेद मियांदाद। ICC मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप श्रीलंका से जनूबी अफ्रीका मुंतकिल। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। तो सबसे पहली जो सबसे अहम खबर थी वो तो हमने आपको दे दी थी कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग में वक्फे पर इत्तफाक हो गया है। अच्छा, इंडिया में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है भाई। इंडिया आपको पता है हमेशा कमाल करता है, जब भी करता है, जो करता है वो कमाल करता है। अब क्या हुआ है, दिल्ली में पुलिस ने मसाजिद के आइम्मा को फ़लस्तीन के लिए दुआएं करने से रोक दिया। वो कहते हैं जी दुआ भी ना करें। भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली, वहाँ पुलिस ने मसाजिद में जो असल में तो मानते हैं ना दीन के हवाले से, उनके जज्बात और दीन की पावर को मानते हैं। तो वो कहते हैं ये भी पता है कि अल्लाह से दुआ करेंगे तो उसने कहा मैं सुन भी लूंगा। कोरोना के टाइम पे जो अजानें होती थी वहां पर दिलवाई जाती थी, बल्कि कि ऊंची ऊंची अजान दो, जरा बरकत आए। तो असल में तो
कहानी अंदर से उनको भी पता है कि क्या है, इसलिए बिल्कुल तो अब कहीं दुआएं कबूल ही ना हो जाए। रिपोर्ट ये कर रहा है कि दिल्ली की मसाजिद में नमाज के दौरान फ़लस्तीन के हक में दुआ करवाई गई, तो पुलिस ने मुदाखलत की और इमाम से कहा कि वो फ़लस्तीन का नाम भी ना ले। और उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली पुलिस ने दीगर मसाजिद में भी इसी तरह के नोटिस जारी किए हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी जो है वो धमकी दी गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके तर्जुमान ने पुलिस की ज़ाहिर मजम्मत की है और कहा यह कि मुसलमानों के जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये मामला हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ यमन ने क्या किया, उनकी फजाइया ने इसराइली जहाज को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी है। वो हो क्या वो वीडियो है भाई, आप देखें उसके अंदर किस तरीके से वो जहाज के ऊपर लैंड होते हैं और लैंड होने के बाद उन्होंने उस जहाज में बंदे उतरे हैं और पूरा ऑपरेशन दिखाएं भाई, दिखाएं। बिल्कुल ये वीडियो जारी की गई है और इसमें आप देख सकते हैं कि यमनी फजाइया के हेलीकॉप्टर में सवार एहलकार बहरा अहमर में एक चलते हुए जहाज पर बहरी जहाज पर ये जाकर लैंड करते हैं ये अपने हेलीकॉप्टर से और जहाज के अमले को काबू में ले लेते हैं और बताया जा रहा है कि जहाज को यमनी साहिल की जानिब ले जाया गया है जहां अब ये जहाज लंगर अंदाज कर दिया गया है। और यमनी फौज जो है उनकी तर्जुमान है जनरल याहिया, उन्होंने कहा है कि इसराइल के हर जहाज को हम यमनी मिसाइलों से निशाना बनाएंगे। देखिए और हो सकता है माल बर्दार हो, इसमें वेपन्स जा रहे हो, कोई पता नहीं ये जी इसमें हो ये हो क्या पता क्या जा रहा हो अंदर, मतलब जाहिर है कोई ना कोई चीज तो जरूरत की ऐसी होगी जो कहीं से आ रही होगी, खरीदी गई होगी। लेकिन पूरा ऑपरेशन जो है इन्होंने वीडियो पर कैप्चर किया और इसको रिलीज़ किया है और ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि कैसे ये पूरा जहाज़ इन्होंने कैप्चर कर लिया है। ये देखिए जिसके पास वो नहीं होते ना हथियार औजार और माल मता नहीं होता उसके पास जज्बा होता है और कर वो भी बड़ा कुछ करना चाहता है ना वो कर लेता है, बिल्कुल बड़ा कुछ वो कर लेते हैं, बड़ी बड़ी फौजों से फिर वो आगे निकल जाते हैं। अच्छा गजा में हम आपको ये भी बताएं कि अस्पतालों की बात जाहिर हो रही है, अस्पतालों के नीचे बंकर्स इसराइली फौज ने बनाए थे। अच्छा ये बंकर्स का मामला क्या है, ये कहते हैं कि हमास ने बनाए थे और वहाँ से सारी वो अपनी नकलो हरकत करते थे। अब ये बात कौन कह रहा है, इसराइली वजीर आजम का एतराफ है, साबिक वजीर आजम इसराइल के जी, और इसराइल के साबिक वजीर आजम एहूद बारिक उनका नाम है और उन्होंने एतराफ़ किया है कि मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा में अस्पतालों के नीचे बंकर्स इसराइली फ़ौज ने बनाए हुए थे। और अमरीकी नशरियाती इदारे जो CNN है उसको इंटरव्यू देते हुए एहूद साहब ने जो है ये बात इसका एतराफ़ किया और उन्होंने ये भी कहा कि गजा में अस्पतालों के नीचे बंकर्स इसराइली फ़ौज ने बनाए हुए थे और ये बंकर्स कई दिहाइयों पहले बनाए गए थे, ये कोई ताज़ा बंकर्स नहीं है। और उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि बंकर्स बनाने की वजह इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा की निगरानी करना था, मतलब वो ये देखना चाहते थे कि भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग, नजर रखना, ये सारी चीज वो कर रहे थे। और इंटरव्यू के दौरान मेजबान जो हैं वो भी साबिक इजरायली वजीर आजम के एतराफ पर हैरान परेशान जाहिर हो गई कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा फिर उन्होंने पूछा आगे से कि आपने इसराइली फौज जो है उसकी गलती से, तो मतलब ये नहीं कह दिया कि इसराइली फौज ने किया, ये गलती से स्लिप ऑफ टंग तो नहीं मुंह से निकल गया, उसने आगे से ये भी कहा जी। तो फिर भी उस पर भी एहूद बारिक साहब ने जवाब दिया कि नहीं भाई नहीं, बंकर्स इसराइली फौज ने ही बनाए हुए थे और जिन्हें अब हमास जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बात उन्होंने वाज़े तौर पर कर दी। तो वो बंकर्स कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, क्यों बनाए गए थे, किसने बनाए थे, वो सारी बात खुद ही उनके वजीर आजम ने फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ क्लियर कर दी है कि भाई ये बंकर्स हमारे अपने बनाए गए थे। जी बेसिकली तो हमास ने जो हमास के हवाले से बात जो इसराइल कहता है वो ये कहता है कि गजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल-शिफा हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो, और वहीं पर उनकी मौजूदगी का जवाज़ बनाया, उन्होंने हमले वगैरह किए, अस्पताल खाली कराया। लेकिन अब ये नीचे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मौजूदगी का अब तक सबूत कोई नहीं मिला। बिल्कुल वैसे ही जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई सबूत नहीं था, वैसे अब तक इसका भी कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन बस उन्होंने अपनी कार्रवाई तो करनी है, कब्जा तो करना है। हाँ ये है, लेकिन एक और मैं आपको ऐसी खबर मैं दे दूंगी आपको ऐसी खबर कि आप हैरान परेशान रह जाएंगे। इस प्रोग्राम को सुनने वाला, बनाने वाला, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब आपके साथ करके परेशान होता हूँ, आप खबरें सुना के परेशान कर रहे हैं। बताएं आपको बताती हूँ हुआ क्या। निगरान वफाकी काबीना जो है पाकिस्तान की जा रही है, यहाँ पर भी निगरान पाकिस्तान की तरफ आ गए, हम वापस आ गए। और निगरान वफाकी काबीना जो है ज़ाहिर इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब दोनों की तनख्वाहें और मराद की मंजूरी दे दी है। तो इसमें क्या तनख्वाह तो देनी चाहिए लोगों को, तो बिल्कुल देनी चाहिए। बोनस भी, ये लोग ज़ाहिर रिकवरियां करते हैं, पैसे लोगों से बरामद करते हैं, तो उसका तो बोनस भी बनता है, वो भी देना चाहिए टेक्निकली। नैब में जॉब वॉब नहीं आती, कोई आती है, वकालत चाहिए होगी शायद ना, क्या क्या नहीं है नैब का, फिर आप वो कम्युनिकेशन, थोड़ी शरारत चाहिए होगी, वकालत नहीं चाहिए होगी लेकिन आप कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बड़ा हुआ क्या, तो तनख्वाह की आ गई। तफसीलात मैं आपको बताती हूँ। तफसीलात के मुताबिक जो डिप्टी चेयरमैन नैब हैं सुहेल नासिर साहब, उनको मिलेंगे 15 लाख रुपए महाना।
और दीगर मराद जो है उनकी वो भी सारी साथ मिलेंगी। जबकि जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं सैयद एहतशाम शाह साहब, उनके लिए 16,58,000 रुपए तनख्वाह है और मराद की मंजूरी दी गई है। अब डिप्टी चेयरमैन नैब को 500 लीटर पेट्रोल, मराद में आप बात बता रही हूँ आपको, 500 लीटर पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर अलाउंसेस जो है वो हाईकोर्ट के जज के मसावी मिलेंगे। और प्रोसिक्यूटर जज को भी इतना ही मिलते हैं मतलब। और प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं उनको 600 लीटर पेट्रोल मिलेगा। इनका 100 लीटर ज्यादा क्यों है वैसे? तो प्रोसिक्यूटर जनरल ज्यादा घूमना फिरना होगा ना, उन्होंने इधर उधर जाते होंगे, तहकीकात करते होंगे, ओके। लोगों से मिलते तो 600 लीटर पेट्रोल, 100 लीटर ज्यादा, और गाड़ी, बमा, ड्राइवर, बिजली, गैस और दीगर अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के मसावी मिलेंगे। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। और दोनों अफसरान को रिकवरी पर बोनस भी मिलेगा। ये तो लगता है इन्होंने मेरी जो है ये दिल की बात सुन ली। ये तो अच्छा है, बोनस मिलना चाहिए। रिकवरी करके लाएं, होता है आपका, अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको बोनस रिकवरी करके लाएं सर। मिलियन, बिलियन, डॉलर, पाउंड, शाउंड ये सब रिकवर करके लाएं। आप क्या दे हमारे हैं मतलब बोनस आपका आधा, हमारा आधा आपका, इस तरीके से कर ले हम। नहीं वैसे वो विसल ब्लोइंग एक्ट तो था वैसे। वो करप्शन, एंटी करप्शन के लिए विसल ब्लोअर्स अगर आप हैं और आप विसल ब्लोइंग करते हैं किसी के खिलाफ, तो आपके खिलाफ जो है वो आपका नाम पोशीदा रखा जाएगा। मंजूर हो गया 15-16 लाख। जी, ये 15-16 लाख रुपए। 15-16 लाख रुपए क्या है आजकल इतनी इन्फ्लेशन में, इतनी महंगाई के दौर में? कुछ भी नहीं है, इस पे भी घर नहीं चलता, आई एम श्योर। ये मतलब बड़ा घर होता है ना, वो नहीं बड़े घर होते हैं, वो नहीं चलते। छोटे छोटे बहुत सारे 15 घर चल जाते हैं 15 लाख में, छोटे छोटे। हाँ, अच्छा, चेयरमैन नैब नजीर अहमद साहब जो है उनकी सिफारिश पर तनख्वाह और मराद की मंजूरी दे दी गई। मैंने कहा ये भी बता दूं कि किसका घर नहीं चल रहा था। या अल्लाह मेरी तनख्वाह भी 15-16 लाख रुपए कर दे, आमीन। सिर्फ मराद भी तो मांगे। या अल्लाह मराद तो इसके अलावा होगी ना, वो तो बोनस है ना मेरे मालिक, आमीन। वो तो है, वो पता है, मतलब इसमें मतलब मांग ऐसे ही, मतलब मेंशन करें जरूर। मतलब वो मैं कह रहा था, सॉरी रॉन्ग नंबर, ये दुआ गलत हो गई, दुआ गलत मेंशन जरूर करें, ये ना हो ये 15-16 लाख कम से कम कर दे और इसको इसी हिसाब से हर साल बढ़ाता भी रहे, डबल करता रहे, आमीन। अब सही होगी ना, पता चला वो। हाँ, ये आपने अच्छा टाइमलाइन भी दे दी, क्लियर कर लो भाई, ताकि फिर बात जी बिल्कुल ठीक है ना, सही है। अच्छा, एक इसराइल की खबर है, वो मैं आपको दे दूं, ये जरा रह गई थी, बड़ी अहम खबर है। अच्छा, इसराइल के ही हवाले से, मतलब इसराइल की जो खौफनाक जो फौजी कुव्वत और जो बर्बरियत और जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, बहुत सारे अमरीकी नौजवान ऐसे हैं कि जिन्होंने इसकी वजह से कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जब ये देखा कि भाई ये कौन सी कौम है जो इस कदर जुल्म के अंदर, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग कुरान की तिलावतें करते हुए, इनकी वीडियोस आती जा रही हैं, इनकी ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि जिसमें ये अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं, ये क्या फेथ है। और उसके बाद उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया है और ये मुहिम जो है कुरान बुक क्लब के हैशटैग के तहत जो है वो टिकटॉक पे वायरल हो गई है। उसकी वीडियोस में लोगों को कुरान पढ़ते हुए देखा जा सकता है और लोग जो है वो कुरान पढ़ रहे हैं और वीडियोस तकरीबन 19 लाख तक पहुंची हैं वीडियोस। और उन 19 लाख लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहली बार कुरान पढ़ रहे हैं, बाकी ऑनलाइन कुरान ढूंढ रहे हैं। मतलब ये सारे वो अमेरिकन्स हैं जी जो कुरान की तरफ राग़िब हुए हैं और कुरान की तरफ राग़िब हुए हैं। ये एक सोसाइटी के अंदर सोचने वाले लोग होते हैं। वो जब देखते हैं ना दुनिया में हो क्या रहा है, तो फिर वो कहते हैं चलो पढ़ो तो सही, जरा इस किताब को देख तो लो कि ये कह क्या रहा है। इतना ज़्यादा इन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिया है लोगों को, इस किताब ने स्ट्रॉन्ग बना दिया है अपने फॉलोअर्स को, तो ये क्या है। और 9/11 के बाद भी ऐसे ही हुआ था, इस्लाम के खिलाफ जज्बात थे, बहुत सारे लोगों ने पढ़ना भी शुरू किया, बहुत अल्लाह का प्लान और होता है। जी जी जी, तो दुनिया के लोगों का प्लान और होता है और अल्लाह का प्लान अलग होता है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हो रही हैं और देखें पॉजिटिव बात तो है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी मतलब ये तो बड़ी पॉजिटिव बात थी जो ये हुई आपने बताया, लेकिन एक खबर जो वापस इंडिया की तरफ जरा हम जाएं, वर्ल्ड कप में आज हम जंपे बहुत मार रहे हैं, कभी इंडिया इधर चले गए, फिर वापस इसराइल, फिर वापस इंडिया, इसकी जो है ना वो पेट्रोल बचा रहे हैं ना। अच्छा, पेट्रोल मतलब पेट्रोल बचा रहे हैं, फ्लाइट का पेट्रोल। इंडिया में क्या हुआ वही है कि बड़ी अजीब सी, वैसे मतलब हम क्यों एक खेल को खेल नहीं समझते। हम दो लोगों ने वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जब शिकस्त हुई और ऑस्ट्रेलिया जीता तो दो भारतीय फैंस ने खुदकुशी कर ली। नहीं भाई, जी खुदकुशी कर ली। और वर्ल्ड कप 2023 का ये फाइनल जो है, इसमें जाहिर है मतलब बड़ा एक टेंस मैच भी था, दोनों टीम्स थी और जाहिर है भारतीय टीम ने भी बड़ा अच्छा खेला। और तो हुआ क्या हुआ ये कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके शायद, और भारतीय मद्दाहों ने इस शिकस्त के बायस अपनी जान ले ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक जो डिटेल्स आई हैं वो ये हैं कि भारत के शहर बंकोरा से और जयपुर में मुबैना तौर पर दो मद्दाहों, जो कि एक 23 साला है और राहुल लोहार और 23 साला देवरंजन,
उन्होंने भारत की हार पर दिल शिकस्ता हो गए वो, और उन्होंने खुदकुशी कर ली। और मीडिया ने, जो भारतीय मीडिया के मुताबिक ये भी छपा है मुख्तलिफ जगहों पर कि मैच देखने के बाद जो है वो थिएटर के नज़दीक ही राहुल लोहार जो हैं उन्होंने कमरे में खुद को फंदा लगाया और लटक गए। और दूसरी जानिब जयपुर में जो भारतीय टीम के मद्दाह थे देवरंजन, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी छत से लटक कर खुदकुशी कर ली। अच्छा, अब ये देखें, ये दोनों वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें आप अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके। कोई भी ऐसा शख्स जो कि थोड़ा सा इमोशनल डिसऑर्डर का शिकार होता है तो वो इस तरह की चीज़ कर सकता है। एक तरफ ये हो रहा है, एक ये बिहेवियर है, ठीक है, भारतीयों का ही। और दूसरा बिहेवियर भारतीयों का मैं आपको बताऊं, दूसरा बिहेवियर ये हुआ है कि ये जो भारत को हराया ऑस्ट्रेलिया ने, उस पर सोशल मीडिया पर जो भारतीय लोग हैं उन्होंने इस कदर बेहूदगी और बदतमीज़ी का एक प्रचार किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की फैमिलीज के साथ। जी, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को वो धमकियां दे रहे हैं, कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, रेप की धमकियां दे रहे हैं। और ग्लेन मैक्सवेल जो है उसकी बेगम पर, वो चूँकि वो भारतीय नजात अहलिया है, वेनी रामन, उसको सोशल मीडिया पर गैर मुनासिब कमेंट्स और गालियां दी जा रही हैं, नफरत आमेज धमकियां दे रही हैं। और उसके बाद उसने खैर रिस्पॉन्ड किया कि जी आप अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं जिसमें आप पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, और आप के शौहर और बच्चे जिस टीम की तरफ से खेल रहे हो तो आप उसको भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो बड़ा इसके ऊपर शोर शराबा हुआ है। फिर वो फैमिलीज को हरासा किया जा रहा था ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की, तो उस पर हरभजन सिंह ने भारतीयों को बड़ा डांटा है कि ये किस तरह आप हरकतें कर रहे हैं आप, कि आप ऑनलाइन इनको जाकर धमकियां दे रहे हैं, कल को वो आपके मुल्क में नहीं आएंगे। तो ये कितनी गलत बात है। इससे जो जहनियत है ना, ट्रेविस हेड जिसने सेंचुरी मारी थी, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को रेप की और जान से मारने की धमकियां दे रहे थे वो। तो हरभजन ने बड़ा उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए और ये अफसोसनाक बात है। ये तो बहरहाल ये तो थी कुछ खबरें। हाँ जी, वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी साथ हैं। अच्छा, नुमाइंदे साथ हैं तो बस फिर बिल्कुल बात कर लेते हैं। तो इससे अच्छी बात साथ हैं और बड़ा एक अजीब सा वाक़या पेश आया है, उसके हवाले से उनसे ही हम तफसीलात लेते हैं कि ये हुआ क्या है, मेट्रो में हुआ है। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो सर्विस जो है उसके अंदर खवातीन टाके मार रही थी जी, जरा बताएं इसकी तफसील क्या है जी, क्या गैंग था ये? जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद जो मेट्रो बस सर्विस है, खास तौर पर रावलपिंडी की जो हदूद में है, मतलब 8 जो मेट्रो स्टेशन आते हैं रावलपिंडी की हदूद में और 4 पुलिस स्टेशन हैं, उनकी ये हदूद बनती है। और ये एक गैंग था जो खवातीन का था और ये प्रॉपर ऑपरेट कर रहा था। और पिछले 3-4 महीने से पुलिस जो है इसको प्रॉपर तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करके और इसके बिल्कुल ताकुब में थी। और बिल आखिर जो थाना वारिस खान पुलिस के जो SHO हैं मलक नसीर, वो कामयाब हुए हैं इसको बिल्कुल ब्रेक करने में। और इस वक्त ये गिरफ्तार किया जा चुका है इन खवातीन को और इनके पास से 4.5 लाख से जायद की रकम भी बरामद कर ली गई है। और 8 मुकदमात बताए जा रहे हैं, 8 से 9 मुकदमात जिनमें ये नामजद थी। और इन्होंने इंकशाफ भी कर लिया है कि ये बिल्कुल इन्होंने मुख्तलिफ खवातीन को और मुख्तलिफ टाइम पे कोशिश की और मुख्तलिफ टाइम पे ये कामयाब भी हुए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो प्रॉपर रिपोर्ट भी नहीं कर पाए, लेकिन जिन लोगों ने रावलपिंडी पुलिस से रब्ता किया, जिन लोगों ने मुतलका थानों में FIR दर्ज करवाई, उन्हीं को सामने रख के और एक प्रॉपर टीम तश्कील दी गई थी और उसमें पुलिस अफसरान भी शामिल थे और उसको मॉनिटर किया जा रहा था कि किसी तरीके से इस नेटवर्क को तोड़ा जाए और उसको पकड़ा जा सके। फिर आखिरकार नेटवर्क को तोड़ के और पकड़ लिया जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साजिद शेख साहब हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और इस वाक़े की तफसील बता रहे थे। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे तो इस पर ज़रा मज़ीद तफसील से पुलिस के हवाले से बात करेंगे कि पुलिस ने किस तरीके से इस गैंग को पकड़ा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बात करते हैं जी मेट्रो बस, जो हमने बात की कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद मेट्रो बस में कुछ अरसे से जो चोरी की वारदातें हो रही थी, उस हवाले से पुलिस ने खवातीन का एक गैंग पकड़ लिया है। ये खवातीन का गैंग जो है इसके हवाले से तफसील हमें बताएंगे रावलपिंडी के SSP ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज़ कामरान असगर साहब। हाफिज़ कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ी सी डिटेल्स अगर आप बता सकें कि इनको आप लोगों ने पकड़ा कैसे?
और क्या ये लोकल गैंग था या ये किसी बाहर की जगह से आया हुआ था और यहाँ पर वारदातें करता था? जी थैंक यू। जो एक ये गैंग था जो ऑपरेट कर रहा था मेट्रो बस में और लोगों का स्पेशली लेडीज़ की वैल्यूएबल्स जो है वो चोरी करने में इन्वॉल्व था। तकरीबन 1 साल से ये कंप्लेंट्स आ रही थी। जो मेट्रो बस के रूट के पुलिस स्टेशन हैं उनमें इस सिलसिले में लीगल एक्शन भी लिया गया। लेकिन उसमें ये जो गैंग था जो कि बाद में जब अभी हमने इसको अरेस्ट किया मुख्तलिफ ट्रेडिशनल और टेक्निकल मेथड्स यूज़ करते हुए, ये अटक से ख़वातीन थी जो यहाँ पे ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। और इंटरेस्टिंगली इस गैंग का जो तरीक़ा कार्रवाई था वो इसलिए इसको फौरी तौर पे वहाँ पे लोग या जो कोई इसको फॉलो करता था आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, बिकॉज़ ये गैंग जो है अपने साथ चेंजिंग किस्म के जो दुपट्टा हैं या चादरें हैं मौसम के लिहाज से वो अपने पास रखती थी और फौरी कार्रवाई के बाद अपना हुलिया चेंज कर लेती थी, जिसकी वजह से लोकली वहाँ से एस्केप होने में कामयाब हो जाती थी। जी जी। अच्छा, अब ये आप लोगों ने इनको पकड़ा किस तरीके से फिर? जी ये एक्चुअली इसमें पहले से फॉलोअप हमारे 3 पुलिस स्टेशंस में इनके ऊपर FIRs थी जो 1 साल से हो रही थी कि इस तरह 2 या 3 की फॉर्मेशन में लेडीज़ जो हैं वो मेट्रो बस में आती हैं और अचानक से जो है किसी के पर्स से मोबाइल वैल्यूएबल्स और लाइक ज्वेलरी या जो भी उनके पर्स में कोई ऐसा कैश है वो बीच में से चोरी करके हुलिया चेंज करके चली जाती हैं। 17 नवंबर को एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक डॉक्टर साहिबा का जो है वो फ़ोन गया और उस फ़ोन के साथ इनके लिए अनफॉर्चुनेट ये गैंग के लिए ये हुआ कि वो फ़ोन जो है वो ट्रैकिंग पे अवेलेबल रहा। एक तो ये फ़ोन हमारे लिए वैल्यूएबल था, दूसरा हमारा जो एविडेंस था रिगार्डिंग हुलिया जात के मुताबिक ऑब्वियसली वो अपने ड्रेसेस तो चेंज कर रहे थे लेकिन फिर भी उनकी एज, उनकी हेयर स्टाइल, उनकी स्किन कॉम्प्लेक्शन, उनकी बिल्ड, इन सारी चीज़ों का हमारे पास नॉलेज था। तो हमने उसी लिहाज से कुछ डिकॉय टीम्स जो हैं वो हम इन में ट्रैवलिंग करवा रहे थे कुछ अर्सा में ताकि हम इस गैंग को आइडेंटिफाई कर सकें। बिकॉज ऑब्वियसली क्राइम होता है, पुलिस उसको डिटेक्ट करती है, लेकिन ये एक ऐसा क्राइम था कि ख़वातीन को बड़ा जो है वो एक तरह सी परेशानी में मुब्तला थी। बिकॉज हम सब इसको चीज़ को समझते हैं कि जब ख़वातीन कम्यूट करती हैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फॉर शॉपिंग या ऑफिशियल अपनी कमिटमेंट्स के लिए या किसी अपनी रिलेटेड, तो इट्स ये बहुत वरीसम होता है एक नॉर्मल जब आप इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें। तो वो हमारा डिकॉय भी था, वो उसको फॉलो किया गया। फिर इस गैंग ये बताएं कि ये जो वारदातें थी 18th को जो है जी 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 सर कंटिन्यू कर लीजिए। 18 नवंबर को हम इनको एप्रीहेंड करने में कामयाब हुए और इंटरेस्टिंगली फिर हमें जब ये पूरी तरीक़ा कार्रवाई इनसे पता चली और इनके इंकशाफात पता चले तो फौरी तौर पे हम इनसे अप्रॉक्सीमेटली $1 मिलियन जो हैं वो रिकवर करने में कामयाब हुए विद सम मोबाइल्स जो कि पिछली जितनी भी इन्होंने वारदातें की थी उनके साथ उनका जो है वो हमने उसको कॉरेस्पॉन्ड किया, तो वो उन्हीं वारदातों में चोरी किए गए मोबाइल थे। अच्छा, और ये बताइए कि इस सारे ऑपरेशन में आप लोगों को मेट्रो बस के जो CCTV कैमराज हैं या स्टेशन पर जो कैमराज हैं उनकी कितनी मदद फराहम हुई? जी उसमें ऑब्वियसली मैंने आपसे एक बात शेयर की कि जब हम उनको कैमराज में देखते थे तो जो हुलिया जात ख़वातीन बताती थी कि मेरे साथ इस तरह की खातून बैठी थी, वो क्योंकि फौरी तौर पे अपना हुलिया चेंज कर लेते थे तो हम ट्रेडिशनल तरीके से उसी हुलिये को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जी सुर्ख रंग का दुपट्टा था, लेकिन जैसे ही वो वारदात करती थी वो ब्लैक, ग्रीन या कोई और स्विच कर जाती थी, तो वो हमारे कैमरा रेडार से, हमारे फोकस से आउट हो जाता था कि नहीं ये तो वो खातून नहीं है, उसका हुलिया तो एग्जैक्टली ये बताया गया था कि सफ़ेद रंग के फूल हैं दुपट्टे पे, इसके तो नहीं है। तो लेकिन जब हमने मोबाइल और इस चीज़ को फॉलो किया कि हर दफ़ा जो वारदात होती है वो कैमरा में डिटेक्ट नहीं होती, तो फिर इस नतीजा पे हम पहुँचे कि वो या अपना हुलिया चेंज कर रहे हैं या वो स्टेशन स्विच कर रहे हैं। तो वो हुलिया जात वाली बात फिर हमारी ठीक निकली कि वो हुलिया चेंज करते हैं। और ये लोकल थे गैंग वाली ख़वातीन? जी अटक से आए हुए थे। अटक से आए हुए थे ये ख़वातीन? जी ये अटक से 3 ख़वातीन थी, अटक से आई हुई 3 ख़वातीन थी जो ये गैंग के तौर पे ऑपरेट कर रही थी।
ठीक है, तो फिर तो बाहर की हुई ना, फिर तो अब लोकल ना हाँ, हुई। हाँ, तो जिधर बिल्कुल। जिधर इन्होंने पनाह ली हुई थी, जी, जिस जी। जगह से आप लोगों ने इनको पकड़ा है, वो कौन सी जगह थी? मतलब वो किसी और का घर था या ये इनकी अपनी ही कोई जगह थी? और जिसने पनाह दी हुई थी, उस अगर किसी ने दी हुई थी तो उसका क्या किया फिर आप लोगों ने? नहीं, इन्होंने किसी जगह पे इस तरह पनाह नहीं ली हुई थी। ये इन्होंने खुद से एक जगह जो है रिहाइश के लिए अपनी रखी हुई थी, जिसमें ये अपने ऑपरेट करने के बाद वहाँ पे आ जाती थी और फिर उसको अपना जितना भी उस मनी को डिस्पोज ऑफ करती थी अपने यूज़ में ले आती थी। और कुछ ऑब्वियसली उन्होंने अपने पास जो है वो अपनी जितनी भी लूटी हुई ये सारी रकम थी और मोबाइल से वो अपने पास रखे हुए थे, जो रिकवरी में शामिल हैं। सही। तो फाइनली सर ये भी बताइए कि अब जो आपने रिकवरी की है इनसे, वो किस तरीके से लोगों तक दोबारा वापस पहुंच पाएगी? जी, इस गैंग को जुडिशियल कर दिया गया है। अब इसकी ऑब्वियसली एक तरीकाकार होता है जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन परेड करवाते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड से जो आपका केस होता है वो बड़ा अच्छे तरीके से आप उसको प्रोसिक्यूट कर पाते हैं। तो जिन जिन लोगों के साथ ये एग्जैक्टली ये इंसिडेंट्स हुए हैं वो उनको आईडी परेड से गुजरेंगे और जो जो उनके वैल्यूएबल्स हैं, जो जो रिकवर हो जाएंगे, ऑब्वियसली हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम लोगों की जो चीज़ें हैं वो रिकवर हो सकें। और अगर इन्होंने कहीं आगे डिस्पोज ऑफ किया उन मोबाइल्स को, उनको भी हम ट्रैक करेंगे। वी हैव अ मैकेनिज्म ई गैजेट्स के थ्रू हम उसको ट्रैक करके हर चीज़ जो है कोशिश करेंगे कि लोगों के वैल्यूएबल्स। सर अगर साल भर पहले किसी के साथ चोरी हुई थी तो उसको शनाख्त परेड में शक्ल कैसे याद रहेगी? नहीं, उसमें क्योंकि ये ख़वातीन जो है वो अपना चेहरा नहीं ढांपती थी, तो मैक्सिमम लोग जो है वो आपके साथ साल भर पहले तो किसी को भी याद नहीं हो सकता ना, मैं मतलब रैंडम एक बंदा आपके साथ बैठा, यू डोंट नोटिस देम। जी, उसमें ये ऐसा नहीं था कि वो उन बिल्कुल ही एक अनजाने तौर पे चीज़ निकाल लेती थी। इनका तरीका कारवाई ये था कि साथ बैठ के बातचीत की, 10-15 मिनट ऐसा उसके साथ घुल मिल गए। उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। जब आपके साथ कोई खातून बैठी हो और आपके साथ एक इंसिडेंट हो जाए और आप फौरी तौर पे हो जाएं, तो आप उस मेमोरी को नेचुरली रिकॉल करते हैं उसी टाइम और आपके ज़हन में एक खाका बन जाता है कि इस तरह की खातून थी जब आपके साथ जिस दिन इंसिडेंट होता है। जब आपके जहन में एक ख़ास इंसिडेंट के साथ कोई बंदा अटैच हो जाए किसी ख़ास फ्रेम ऑफ टाइम में, तो आप उसको याद रख पाते हैं। ठीक है। क्योंकि आपकी मेमोरी उसी दिन बिल्डअप हो गई थी उसी चेहरे के लिहाज से। ठीक है, तो यू विल नॉट फॉरगेट द फेस। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हाफिज़ कामरान अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी के, और बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन, और इन्होंने जो है वो इस लेडी गैंग को पकड़ा है जी। और होशियार रहें जो भी लोग मेट्रो में सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, अपनी हिफाजत ज़रूर करनी चाहिए आपको। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। कुछ काफ़ी अरसे से हमने सोचा कि हमने दरअसल प्रोग्राम में कोई मौसीकी नहीं सुनी, और फिर हमने एक वीडियो देखी, एहसन इकबाल साहब PMLN के रहनुमा, बड़ा उनकी सोशल महजूज मीडिया हो रहे हैं अकाउंट पे भाई। वो एक वीडियो थी, वो दिखाते हैं जरा लोगों को, बिल्कुल दिखाएं सर, आप भाई। देखें। आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाए बहार, बड़ी मस्तानी मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी। क्या बात है, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, ये गाना था। जी। मैं गाना बता रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। हाँ, गाना, और जी। रफ़ी की अंदाज में, रफ़ी साहब के अंदाज में स्टाइल मोहम्मद अली साहब थे जो गा रहे थे, और क्या
तमीज तहजीब से एहसन इकबाल साहब सुन रहे थे, इस थे। कदर मुअद्दब अंदाज में सुन रहे थे भाई, अंदाज में, और बड़ा महजूज हो रहे थे भाई, जी। वो खोए हुए थे। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, ठीक हैं? मोहम्मद अली साहब, बड़ा ज़बरदस्त आप आपने तो ये फ़न का छा ही गए मुजाहरा सर। किया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये एहसन इकबाल साहब जो हैं वो इतने अदब से सुन रहे थे, ऐसा क्यों था भाई? जी वो मेरी आवाज़ को बड़ा पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि जी आपकी आवाज़ बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी से मिलती है, तो मैं भी मोहम्मद रफ़ी साहब को बड़ा हमें भी लाइक यही ये लगा। सब भी उन्होंने लगा। कोई इनाम वगैरह नहीं दिया आपको? जी इनाम उन्होंने बेशुमार दिए हैं जी, बड़ा इनाम दिया उन्होंने। अच्छा, क्या बात है, बताएं जबरदस्त। तो सही, कुछ बताएं तो सही, क्या इनाम दिया? जी उन्होंने नकदी जो है ना वो पैसे दे दिए थे, उन्होंने कही ये जी आपकी नजर। अच्छा, वाह वाह, अच्छा, जबरदस्त। क्या बात है। आपने टिकट मांग लेना था सर उनसे, काबीना में आप उनको ये सारे मोहम्मद रफी साहब के गाने सुनाते। म्यूजिक ये की मिनिस्ट्री हो तो सकती मियां थी। साहिबान भी बड़े महजूज होते हैं अच्छे म्यूजिक से, और वो खुद भी बड़ा गाते हैं, तो ये हो सकता था। चले आपसे कोई गाना हम सुने, अगर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कोई ज़रा सा कुछ हमें अगर आप गुनगुना के, सुनाएं कोई बिल्कुल। मशहूर गाना। जी मैं आपको सुनाता हूँ गाना रफ़ी साहब का, वो धर्मवीर से है। ओ मेरी महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। जी 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 जी। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद ना आएगी। मैं तो मर जाऊंगा वाह वाह वाह। लेकर नाम तेरा, नाम अगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। तौबा तौबा फिर क्या होगा कि याद मेरी दिल तेरा धड़काएगी, तड़पती हुई मेरी जान तू नजर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है मोहम्मद अली साहब, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। ये बताएं, ये आपकी कब से आवाज़ गा रहे हैं नेचुरली ऐसी है या आपने आवाज़ को अपनी कुछ बनाया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से मिलता जुलता? नेचुरली आवाज़ है जी, मैं जब गाता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि रफ़ी साहब ही गा रहे हैं, तो मैं किसी और को भी गाऊँ तो ऐसे ही लगता है कि जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं गा। और आप कब से गा रहे हैं सर? तकरीबन मैं 20-30 साल से गा रहा हूँ। अरे वाह क्या वाह वाह, बात है, ज़बरदस्त। तो ज़बरदस्त। गाना ही आपका बुनियादी काम है या और आपका जो है वो कोई ज़रिया माश अलग है? नहीं जी, मैं सिंगिंग ही ज़्यादातर कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं प्रॉपर्टी का कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। चले, सिंगिंग ज़्यादातर कर रहे हैं तो फिर एक और थोड़ी गाना सी- फिर। अच्छा, सही है, मतलब तो आप तो प्रॉपर्टी गाहक सिंगिंग सर पकड़ लेते होंगे आवाज सुना के। गा कर प्रॉपर्टियां बेचते होंगे। वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात है। सर कोई और फेवरेट गाना है जो मोहम्मद रफ़ी साहब का आप हमें सुना सके? क्या बात है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझे ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ
आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये था तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाब आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वाह क्या वाह बात है, क्या बात वाह है। भाई, वाह 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 वाह। ये तो गाना भी मतलब एवरग्रीन। कमाल गाना, कमाल किया बिल्कुल। वो सर आपको कोई ऑफर शॉफर नहीं आई कभी प्लेबैक सिंगिंग की या? नहीं जी, अभी तक तो कोई ऑफर नहीं हुई, अगर होगी तो जरूर जाएंगे। सर बिल्कुल अब मिलेंगी, अब देखेंगे सर, बिल्कुल अब आप देखें, ज़बरदस्त इंशाल्लाह ऑफरें आएंगी आपको, ये हमारा प्रोग्राम वायरल होगा। आखिर में जाते जाते मैं चाहूँगा, एहसन इकबाल साहब से शुरू हुआ था, मरियम औरंगजेब को जाके हम ये क्लिप भेजेंगे, दिखाएंगे। बेहतरीन जी, ज़बरदस्त। एक और गाना जी हो जाए जी ज़बरदस्त, जाते जाते आखिर में कोई दर्द दिल, कोई दर्द जिगर, जो वादा किया वो निभाना होगा, बहुत सारे ऐसे गाने हैं। किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। बात करनी है कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने आज कहाँ लेकर आना है? सीवी बनानी है भाई, CV बनानी जॉब है। के लिए अप्लाई करना है। मैं जॉबों के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन सीवी बनाने में मसला ये आ रहा है मेरा हम कि निकाल रहे हैं ना इनको, हाँ हम निकाल रहे हैं, तो अब हमने इनको पहले से बता दिया, ये हमारी गुडनेस है, अच्छा ही जी, है हमारी, पहले कि हमने बता इनको दिया। बता दिया भाई अपना बंदोबस्त कर लो। तो अब वो बंदोबस्त करने के लिए अच्छा सा सीवी चाहिए। अब वो सीवी जो है, एक तरफ मैं सीवी बनाऊं और दूसरी तरफ मैं किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल से मदद ले लूं, तो वो चैट जीपीटी जो है वो अगर मेरा सीवी बनाएगा, तो कैसे मैं अपने आप के लिए एक बेहतरीन सीवी बनवा सकता हूं चैट जीपीटी की मदद लेकर। ये मसला हल करना है। मोहम्मद उमर साहब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये जो सीवीज आजकल भी चलते हैं जॉब वॉब के चक्कर में, जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हर एक देखता है, एवरीबॉडी मांगता नीड्स अ है। सीवी, बस ठीक बल्कि है। वेदर यू लुकिंग फॉर जॉब और नॉट, यू मस्ट हैव अ सीवी मेंटेन्ड। तो एक अच्छे सीवी की क्वालिटी क्या होती है? जब आप अगर किसी को हायर करना चाहते हैं तो क्या देखते हैं? जी, एक सीवी जो है ना, वो एक तरीका है, आपने अपने आप को सेल करना है फॉर दैट जॉब। सो आप समझेंगे इट्स लाइक एन एक्टिविटी ऑफ सेलिंग। तो उसमें दो पहलू आते हैं। एक तो ये कि जो आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी करियर हिस्ट्री है, एजुकेशनल हिस्ट्री है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो कंपैटिबल है या नहीं? एग्जैक्टली। तो हम आजकल जो गलती करते हैं वो ये कि एक जेनेरिक सा सीवी होता है हमारा, जो हम हर जॉब हर जगह दे देते हैं, जॉब को send और कर कोई देते हैं। उसको डिफरेंशिएट नहीं करते कि भाई मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो उसे ट्वीक करना बहुत जरूरी है फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। ओके, सही है। अब हम सीवी बनाएं और चैट जीपीटी या कोई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाएं, उसमें फ़र्क क्या होगा? अच्छा, इसमें ये इसमें बड़ी सहूलत हो गई है चैट जीपीटी के आने से। सीवी जो है ना, वो एक बड़ा डॉन्टिंग टास्क लगता है। अगर आपको कोई कहे ना कि आपने सीवी बनाना है और आपको सीवी ना बनाओ, तो आप मेरे ख्याल में महीना तो इस सोच में लगा देंगे कि मैं सीवी कैसे बनाऊं कैसे। हाँ। तो चैट जीपीटी ने आगे इस चीज़ को बड़ा सिंपल कर दिया। चैट जीपीटी, जो लोग चैट जीपीटी से वाकिफ नहीं है, वो आजकल एक AI बेस्ड असिस्टेंट है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एज एन ऐप, या एज अ ब्राउजर भी कभी-कभी एज अ ब्राउजर भी प्ले कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो थिंक ऑफ इट एज गूगल को जैसे आप यूज करते हैं, उसी तरह आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप चैट जीपीटी डाउनलोड करें या ओपन AI की वेबसाइट पे जाके चैट जीपीटी में अपना लॉगिन बना लें। अच्छा, अब चैट जीपीटी को इस्तेमाल कैसे करना है फॉर सीवी पर्टिकुलरली,
थिंक ऑफ चैट जीपीटी एज योर असिस्टेंट। लेट्स से आपका एक असिस्टेंट है जिसने एमए इंग्लिश किया हुआ है, एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, एमए फिजिक्स में भी मास्टर्स सब कुछ किया हुआ है पूरी दुनिया के मास्टर्स और पीएचडीज की डिग्रीज उसके पास है। हाँ। ऐसा आपको असिस्टेंट मिल गया। ठीक। अब उस असिस्टेंट से फ्री आपने में फायदा कैसे उठाना हाँ। है, उसे कहते हैं कि प्रॉम्प्ट्स। सो आपने यू हैव टू राइट सर्टेन प्रॉम्प्ट्स जो कि चैट जीपीटी की समझ में आए, यानी वो Command. सवालात या प्रॉम्प्ट्स या कमांड्स एग्जैक्टली। अब सिंपल सा तरीका ये है जो लोग शुरू में इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि आप चैट जीपीटी से कहें राइट अ सीवी फॉर मी एंड देन चैट जीपीटी विल आस्क यू क्वेश्चंस, ओके डू यू हैव अ टेम्पलेट, व्हिच सॉर्ट ऑफ सीवी डू यू वांट, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इसका जो बेहतर तरीका वो ये है कि सबसे पहले आप एक सिंपल वर्ड्स में अपना एक समरी बता दें करियर की, या अपनी प्रोफेशनल समरी बता दें कि मैंने ये पढ़ा है। माय नेम इज मोहम्मद उमर, आई वेंट टू दिस यूनिवर्सिटी, दिस वाज माय ग्रेड, दिस इज वेयर आई वर्कड, ये मेरी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, और बड़ी सिंपल टर्म्स, डोंट वरी अबाउट ग्रामर और एनीथिंग जी। और एंड में लिख दें राइट अ सीवी फॉर मी बेस्ड ऑन दिस। तो चैट जीपीटी आपको एक सीवी प्रोड्यूस कर देगा। उसमें अभी उसने एक टेम्पलेट आपको दे दिया, आप गो थ्रू इट, इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग आस्क चैट जीपीटी, ओके चैट जीपीटी यू हैव इनकरेक्टली मेंशन्ड माय लेट्स से करियर प्रोफाइल, I would like you to update it. तो इस तरह की you can have as many iterations with your personal assistant as possible, और eventually आपका एक बड़ा बेहतरीन सा CV उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें चैट जीपीटी का कौन सा वाला, मतलब वो वर्जन्स हैं कुछ जो पेड होते हैं ऐप्स के और कुछ होते हैं जो नॉर्मल अवेलेबल होते हैं, जी। उनमें ऑप्शंस या जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो वो हैं वो कम होते हैं, तो क्या ये सीवी वाला सारा टास्क वो भी कर सकते हैं जो कि सब्सक्रिप्शन या वो पेड उसका वर्जन नहीं लिया हुआ जिसने? नहीं, चैट जीपीटी फ्री है 3.5 तक, लेकिन उसका जो लिमिटेशन है वो ये कि आई थिंक सितंबर 2021 तक वो अप टू डेट है। हाँ। यानी कि सितंबर 2021 तक जितनी इंटरनेट की इंफॉर्मेशन थी वो उसने लर्न की हुई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड है। अब चैट जीपीटी 4 जो है वो आजकल आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो पेड है, लेकिन आपको चैट जीपीटी 4 की रेज्यूमे राइटिंग के लिए ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा एडवांस, जिसमें आपकी इमेज विजुअलाइजेशन, डॉली वगैरह को भी उन्होंने इंटीग्रेट कर दी है कि आप ये भी उन्हें कह सकते हैं कि लेट्स से क्रिएट एन इमेज विजुअलाइजेशन ऑफ यू नो फैसल मॉस्क एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट, वो बना के दे देगा जी। और ये $20 पर मंथ वो चार्ज करते हैं जी, और मैंने लिया हुआ है वो, मैं उससे बहुत सारी चीजें करवाता हूँ, बड़े काम आता है वो। लेकिन जब कोई बड़ी कंपनीज हैं, आप उसमें सीवी देना चाह रहे हैं या उन्होंने कहा भाई आप अपना एक कवर लेटर लेके आए और किसी को वो नहीं लिखना आता या कुछ इस तरह की चीज है, अब आपने लिखवा तो लिया उससे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे, मैंने उनको कहा आप यूज करते हैं, 2-4 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं यूज तो करते हैं लेकिन डर लग रहा होता है कि कहीं वो उसको कहीं किसी ऐसे स्कैनर में ना डाल, कोई ऐसी चीज उसके बारे में, वो पीडीएफ फाइल होती है कि पता ना चले कि भाई ये तो हमने इधर से लिखा है तो उधर तो जो कुछ है, जितना थोड़ा बहुत चांस ओरिजिनलिटी पर मिलना भी है नौकरी का, वो भी नहीं जाए मिलेगी। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, और अक्सर कंपनीज और एम्प्लॉयर्स हैं जो कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप इसमें तवज्जो दें। तवज्जो कैसे कि सिर्फ ब्लाइंडली चैट जीपीटी से रेज्यूमे बना के और ब्लाइंडली उसे ईमेल ना कर दें। गो थ्रू योर रेज्यूमे, मेक श्योर कि जो आपके फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो करेक्ट हैं, उसकी ग्रामर आईज आर डॉटेड, क्रॉस आर टीज आर क्रॉस्ड, और उसमें कोई ऐसी नॉनसेंस बात नहीं की गई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स एआई, तो उसमें कोई बाइस भी हो सकती है, उसमें कोई इनएक्यूरेसीज भी हो सकती हैं, सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। क्योंकि जब आपका सीवी जाएगा जिस शख्स के पास, वो आपसे उसके बारे में सवाल करेगा। एब्सोल्युटली, जी जी बिल्कुल, और आप फंस गए तो जी बिल्कुल पता लग जाएगा। सो आपका यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि जो आप डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं आपने उसकी तसल्ली कर ली है उसे पढ़ के कि दिस इज अप टू डेट। फिर आप जैसे कैलकुलेटर्स आए थे, सो लॉट ऑफ मैथमेटिशियंस अपोज द आइडिया ऑफ कैलकुलेटर्स कि जी कैलकुलेटर्स आपके मेंटल मैथ्स की जो कैपेबिलिटी उसे तबाह कर देंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स पे तो पाबंदियां ही लग गई हैं हमारे यहाँ, एग्जाम में नहीं लाना। जी बिल्कुल, और हमारी जो है हालत खराब हो। जी बिल्कुल, लेकिन कैलकुलेटर्स अब वाइडली यूज किए जाते हैं। इसी तरह ये एआई के जो मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी एंड अदर्स, उसमें भी इनिशियल रेजिस्टेंस है कई वर्टिकल्स की तरफ से, लेकिन इवेंचुअली ये अडॉप्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब जी एक तो ये सीवी हो गया जो मैंने अपना डेटा उसको दिया, उसने सीवी बना दिया, मैंने उसको करेक्ट कर दिया, टेम्पलेट्स उसमें थे, ठीक है, उसने बना के दे दिया। अब मैं अपने सीवी को मजीद रिफाइन करना चाहता हूँ फॉर अप, जैसे आपने कहा कि भाई हम जेनेरिक सीवी बना देते हैं। अब मेरे सामने एक जॉब ओपनिंग आई हुई है, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स मेंशन हुई हुई है, मैं चाहता हूं कि उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सीवी क्या होगी। बिल्कुल सही, क्या ये भी कर सकेंगे? एब्सोल्युटली। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करें, कॉपी और पेस्ट कर दें चैट जीपीटी में,
और चैट जीपीटी से कहें कि दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, अगेन यू हैव टू थिंक ऑफ चैट जीपीटी एज योर असिस्टेंट। हाँ, आपने उसे बता दिया जी कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फाइंड मी द की रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस फॉर दिस जॉब। अच्छा, पहले हमने उससे की रिक्वायरमेंट, जी जी एग्जैक्टली, सो जस्ट टू मेक श्योर कि आप चैट जीपीटी वो अंडरस्टैंड कर गया जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, अब वंस चैट जीपीटी ने आपसे कंफर्म कर दिया एंड यू आर श्योर कि चैट जीपीटी अंडरस्टैंड्स दैट जॉब रिक्वायरमेंट, फिर आप कहेंगे ओके आई एम गोइंग टू गिव यू माय सीवी, तो आप अपना सीवी फिर अपलोड करेंगे। ठीक है। आप इम्प्रूव माई सीवी बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑन दिस जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वो आप जॉब डिस्क्रिप्शन को इनकॉर्पोरेट कर देगा आपके सीवी में। सही है, तो आपका सीवी उस जॉब के हिसाब से बेहतर हो जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये एक और लेवल हो गया। अच्छा, अब क्या मैं उससे ये भी कह सकता हूँ कि अभी तो तुम मेरा असिस्टेंट बने हुए थे जी, आई वॉन्ट टू सी के जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर द पर्सन हु इज हायरिंग, जी बिल्कुल, तुम हायर करने वाले हो और तुम्हारे पास ये सीवी आया है। बिल्कुल, इस सीवी में क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए कि तुम उससे पसंद करो या हायर करने की तरफ? एब्सोल्युटली, सो दिस इज सीवी क्रिटिक। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है, जब भी आप चैट जीपीटी से इंटरैक्ट कर रहे हो ना, तो चैट जीपीटी को एक सिनेरियो देना बहुत ज़रूरी है। लेट्स से मैं अगर थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल दूं, आपने कोई कॉर्पोरेट एग्रीमेंट लिखना है, तो आप ये कहेंगे कि चैट जीपीटी आई वांट यू टू थिंक लाइक अ कॉर्पोरेट लॉयर, यू हैव 30 years of experience in corporate law and you have worked with तारीफें भी करते हैं, वर्ल्ड क्लास। चलो, आई मीन इसको कॉन्टेक्स्ट देने की जरूरत है, क्योंकि द थिंग इज कि उसके पास इतना बड़ा डेटा सेट है, अनलेस आप उसे कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट देंगे वो आपको अच्छी आउटपुट नहीं दे सकता, ज्यादा रिफाइन हो जाएगी वो चीज। सो बैक टू योर क्वेश्चन अवैस के अगर आपने एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, देन you can give ChatGPT that perspective. Okay, let's say you are an employer and I'm applying for this specific role with this job description. See if my resume or CV fits this role or not. और फिर उसके मुताबिक इसे अपडेट करते हैं, ट्वीकिंग करवाते हैं। अच्छा, ये तो फिर इस तरह वो इंटरव्यू भी ले सकता है मेरा? एब्सोल्युटली, तो आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ChatGPT आपको वो क्वेश्चंस बता सकता है जो कि टिपिकली एक जॉब डिस्क्रिप्शन में या स्पेसिफिक रोल में इंटरव्यूज में क्वेश्चंस इमर्ज होते हैं, देन यू कैन प्रिपेयर फॉर दोज बिफोर हैंड। ये तो फिर आपको बाकी छोटे मोटे टेस्ट्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकता है, मिसाल के तौर पे आइल्स। जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, कमाल हो गया। तो ये स्काई इज द लिमिट। इट्स अभी ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन लिमिट कर रहा है कि हम चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई मीन देयर आर कंपनीज हु आर यूजिंग चैट जीपीटी फॉर, लॉ फर्म्स इस्तेमाल कर रही हैं, फार्मास्यूटिकल में इसका इस्तेमाल हो रहा है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सो ऑल सेक्टर्स अक्रॉस द बोर्ड आर यूजिंग इट। तो बस जिसको भाई सीवी बनाना है, अगर वो नहीं बना पाया है अभी तक अपना सीवी और एक अच्छा सीवी बनाना चाहता है, तो चैट जीपीटी की मदद ले लो, और चैट जीपीटी की मदद लेने के बाद आप उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए अच्छे तरीके से, मुख्तलिफ सिनेरियोज उसको देते रहें, और सिनेरियोज देने के बाद आप बेहतरीन सीवी बनाएं, बेहतरीन जॉब की प्रिपरेशन करें। जबरदस्त, बेहतरीन। कॉलर है, एक कॉलर है जी। अच्छा, और कॉलर हैं या साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही स्टूडियो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, फरमाइए सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे दो क्वेश्चन है मेरे, बड़े सिंपल से। एक तो ये कि चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हुए जो हम डाटा उसको देते हैं, वो कहीं उस पर क्या एहतियात हमें करनी है, वो कहीं और शेयर तो नहीं हो सकता? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि देखें, मेरा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो ये कि मैं अगर चैट जीपीटी के इस्तेमाल का आदी हो गया हूँ, तो मेरा पर्सनल आईक्यू लेवल कम नहीं हो जाएगा? डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी ना, जिस तरह गूगल, अब हमें रास्ते याद नहीं रहते, रोज उधर से गुजरते हैं लेकिन वो मोड़ नहीं याद रहता, तो आप गूगल लगा लेते हैं मैप। बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक याया साहब के डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो उसमें आपको रूल ऑफ थंब के जितना मिनिमल डेटा आप शेयर करें, आप डेट्स को एनोनिमाइज कर सकते हैं वाइल गेटिंग योर सीवी डन, और मैनुअली उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। अपना एड्रेसेस हैं, उन्हें आप यू कैन हाइड देम, जो कि आप वंस योर सीवी इज़ रेडी, तो उसके बाद, सो दैट विल बी अ गुड प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट अप याया साहब। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो ड्रॉप कर जाए या डिपेंडेंसी ड्रॉप कर जाए। सो आई थिंक बैक टू माई कैलकुलेटर्स एग्जाम्पल, कि ऑफ कोर्स यू आर यूजिंग कैलकुलेटर्स टू डू सम मंडेन जॉब्स फॉर यू। एक्चुअली यू कैन यूज चैट जीपीटी टू टेक योर क्रिएटिविटी फॉरवर्ड। आई मीन इमेजिन कि आपने एक ब्लॉग लिखना है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ब्लॉग फ्रॉम स्क्रैच, why not have a structure ready using ChatGPT and then build upon that?
सो एसेंशियली वो आपका टाइम भी सेव कर रहा है और आपकी क्रिएटिविटी भी हैम्पर नहीं कर रहा। बस किसी दिन ChatGPT ना चल रहा हुआ तो फिर आपको वक्त लगेगा। जी, फिर आपने अपने एम्प्लॉयर को भी कहना है कि आज ब्लॉग प्रोड्यूस नहीं हो सकता सर, क्रिएटिव ब्लॉग ऐसे हो सकता है। थैंक यू उमर, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था जी CV क्रिएशन और जॉब प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन विद ChatGPT। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। PTI चेयरमैन के साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया जिसने सियासी और अदालती महाज पर एक हलचल मचा दी। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जेल ट्रायल और इसके लिए जज की तकर्री के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील मुस्तरद कर दी थी, और जिसके खिलाफ उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील की। और इस अपील की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की थी। और गुज़िश्ता रोज़ बेंच ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया और ताहम जज की तैनाती दुरुस्त करार दी है। अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? क्या जेल ट्रायल दोबारा से शुरू होगा या ट्रायल अब जेल में नहीं होगा? क्या फैसला होगा और कैसे होगा, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे कोर्ट के सीनियर नुमाइंदे साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जरा तफसील बताएं ना, क्या हुआ कल का जो फैसला है वो बुनियादी तौर पर साइफर का आज तक जितना ट्रायल हुआ है सारा कलअदम करार दिया गया है, गैर कानूनी करार दिया गया है। ये 29 अगस्त से लेकर कल 21 नवंबर तक तकरीबन 6 वजारत कानून के नोटिफिकेशंस थे, जिनमें एक जो है फेडरल कैबिनेट की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी था। 6 के 6 अदालत ने कहा है कि प्रोसेस को फुलफिल नहीं किया गया, कि जेल ट्रायल CRPC की सेक्शन है 352, उसके तहत एक प्रोसेस है वो फुलफिल करना होता है कि सबसे पहले तो जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने एक दरख्वास्त बनानी है जिसके साथ जो सपोर्टिव मटेरियल है कि किस वजह से जेल ट्रायल वो करना चाहते हैं, उसके पीछे थ्रेट्स हैं या लाइफ थ्रेट्स हैं, वो सपोर्टिव मटेरियल लगाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट्स वो जाएगी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज हैं उनके पास, उसके बाद वो एक जुडिशल ऑर्डर पास करेंगे। ये एक मसला भी रहा जो जिस वजह से ये कलअदम हुआ कि उन्होंने ख़त्तो किताबत की जज साहब ने वजारत कानून के साथ, लेकिन जुडिशल ऑर्डर भी इनके बतौर जज जो ऑर्डर होता है उसको जुडिशल ऑर्डर कहते हैं, वो उनके ऑफिस से जो ख़त्तो किताबत हो रही है उसको जुडिशल ऑर्डर नहीं कहते। तो अब उनको जुडिशल ऑर्डर करना पड़ेगा और उसमें रीजनिंग देनी पड़ेगी कि इन वजूहात की बुनियाद पर जेल ट्रायल जो है वो बेसिकली जेल ट्रायल जो हो रहा था वो आपके कहने और इस सारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर हम सही समझे हैं कि वजारत कानून के कहने के तहत जेल में हुआ। जी बिल्कुल, वजारत जज साहब ने नहीं कहा ना कि जेल में करना है। बिल्कुल यही वजह है और इसी वजह से उसको कलअदम जो करार दिया गया। तो जज साहब रीजन के साथ अब ऑर्डर जारी करेंगे जो पहले ऑर्डर जारी नहीं किया पिछले तकरीबन। अब ये कर देंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं कर देंगे, आज कर देंगे। अब प्रोसेस को नहीं वो आसान नहीं है। नहीं, वो सवाल ये है कि वो अब क्या ऑर्डर जारी अगर करेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने आपका पूरा प्रोसेस जो है वो अगस्त से लेकर नवंबर तक खत्म किया है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप हवा में हर चीज कर देंगे, आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि आपको वजह बतानी पड़ेगी, स्पेशल रिपोर्ट्स, फिर जज साहब ने जो जुडिशल ऑर्डर पास करना है, ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन लेके आई है उनके कहने के मुताबिक ही कर देना है, बल्कि अपना माइंड अप्लाई करना है कि जो ये कह रहे हैं इसके पीछे कोई बदनीति तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उस एंगल को मद्देनजर रखकर ऑर्डर पास करना है, और वो जो ऑर्डर पास करेंगे उसके तहत वजारत कानून और फेडरल कैबिनेट और वहां से मंजूरी, फिर वजारत कानून का नोटिफिकेशन होगा। लेकिन इस दौरान वो जो जुडिशल ऑर्डर होगा उसको चेयरमैन PTI हाई कोर्ट में चैलेंज दोबारा कर सकते हैं। जी, तो इसलिए इस फैसले को जो कल हुआ है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास कुछ नहीं चैलेंज करने के, उसकी भी कुछ वजूहात है कि 29 अगस्त को ये मामला शुरू होता है, 8 नवंबर तक ये तकरीबन 5 नोटिफिकेशंस आते हैं। 8 नवंबर को जब जिस बेंच ने कल जो है वो इसमें फैसला दिया है, ये बेंच जब समाअत शुरू करता है, रिमार्क्स आते हैं, वो कहते हैं क्या आप मतलब किस ज़माने में आप रह रहे हैं कि 2023 में हम ओपननेस का ज़माना है, शफाफियत होनी चाहिए, ओपन ट्रायल लोगों को देखने दें, आप खुफिया ट्रायल कर रहे हैं, मानेगा कौन कि जेल की सलाखों के पीछे एक ट्रायल का आप कर रहे हैं। तो जब ऐसी ऑब्जर्वेशन आना शुरू हुई तो फिर मेरे ख्याल में जो लीगल माइंड थे फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने सोचना शुरू किया। 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक उन्होंने फेडरल कैबिनेट से मंजूरी ले ली। अच्छा, अब फेडरल कैबिनेट जब मंजूरी ली तो अदालत ने पूछा कि फेडरल कैबिनेट से आपने मंजूरी अब ली है, आप उसका इतलाक 29 अगस्त से कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब है कि 29 अगस्त से 8 नवंबर तक के मसले में कोई इशू था लीगली,
तो जो आपने ऑब्जर्व किया और अभी आपने ये मंजूरी ली, तो इसलिए जो प्रोसिक्यूशन है या FIA है उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाए, बल्कि अगर उन्होंने अब ट्रायल जेल में करना ही है तो प्रोसेस सारा फुलफिल करना पड़ेगा कि दोबारा उस पर क्वेश्चन ना आए, तब भी जाकर हो सकेगा। और वो ट्रायल भी अगर वो ट्रायल सिर्फ जेल ट्रायल होगा तो उसमें पब्लिक को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप मीडिया को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। वहाँ मीडिया भी होगा और पब्लिक भी होगी, सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी के जेल के वो जो कमरा अदालत है उसके लिहाज से, और सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज ना हो, तो उसके लिहाज से उनको करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो कुछ इन तारीखों के दरमियान हुआ, जो नोटिफिकेशंस थे, जो कुछ अदालत में हुआ, प्रोसेस सही नहीं था, जो कार्रवाई थी वो तो सही हो सकती है ना? सब कुछ जीरो हो गया है फिलहाल, जो कुछ हुआ उसमें सब कुछ जीरो हो गया। प्रोसेस की वजह से कार्रवाई सारी जो है वो खत्म हो गई है। अब बिल्कुल जीरो से ये चीज़ जो है वो दोबारा स्टार्ट होगी। आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो अब ये मामला लिंगर ऑन हो गया कि अगर 21 नवंबर हम 29 अगस्त की पोजीशन पे चले गए, तो टाइम बाय हो गया जी, टाइम बाय हो गया। तो 29 अगस्त से लेकर 21 नवंबर, अब 21 नवंबर से 8 फरवरी आप देख सकते हैं कि क्या 8 फरवरी से पहले ये फैसला आएगा, तो ये जो मेरे ख्याल है टाइम जो है ना ये बाय हो गया। जाया हुआ है, कौम की रिसोर्सेज जाया हुई है सर, मेरा पैसा जाया हुआ है। इसमें जो लीगली जो चेयरमैन PTI हैं उनको जो बेनिफिट हो सकता है वो ये है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन होती है वो आपने साबित करना होता है किसी फोरम पे भी इनकी को बदनीति है। तो अब हाई कोर्ट ने 29 अगस्त से 21 नवंबर तक एक बदनीति का एक बज़ाहिर जो है वो उन्होंने कहा है कि रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जब जमानत अपने फैसले में, तो अब जब जमानत में ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, अभी आज ही जमानत भी है, तो उसमें उनके वकील ये मामला रखेंगे। तो प्रोसिक्यूशन की बदनीति हम तो कहते ही थे, लेकिन अब तो हाई कोर्ट भी कह रही है कि इन्होंने 6 नोटिफिकेशन दिए, उनमें प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया, तो इसलिए ये हमें जानबूझ के एक लंबे अरसे तक जेल में रखना चाहते हैं। तो इस लिहाज से जमानत में उनको जो है फायदा हो सकता है कल के फैसले का। अच्छा, और जमानत की समाअत जो है आज थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है जो साइफर केस में, लेकिन उसका फैसला कब तक आने का इम्कान है? अब फैसला कुछ कह नहीं सकते कि आज नोटिस होंगे, हो सकता है 1 हफ्ते के लिए नोटिस हो या 8-10 दिन 12 दिन लग सकते हैं। मे बी कोर्ट पे होता है कि वो 2-3 दिन का नोटिस कर दे, लेकिन जब भी इसका फैसला आएगा, कल का जो हाई कोर्ट का जजमेंट है ये सपोर्ट करेगा चेयरमैन। अच्छा साकिब साहब, ये भी बताएं ना, आप सिर्फ क्योंकि कोर्ट है तो आप तो ज़ाहिर लोगों में खड़े होते हैं, बातचीत हो रही होती है, सियासी जमातों के साथ आ रहे होते हैं लोग, आपके मतलब वहाँ पर होते हैं। सलमान अकबर राजा साहब के बारे में कह रहे हैं कि शायद वो तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और रात को मैंने सुना है उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि वो लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सलमान अकबर राजा साहब को मैंने सुना है काफ़ी टाइम हो गया है, रात जो वो बात कर रहे थे कि एक घुटन का माहौल है और उस माहौल में सबको आगे आना चाहिए, इस किस्म की बात वो पहले भी करते रहे हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पर ये जो केस था, इस केस में बहुत केस लड़ा है, मतलब जान लड़ा के जिस तरह कहते हैं ना कि लड़ा है उन्होंने, और जो उनके आर्गूमेंट्स थे कई घंटों तक मुहित थे। एक बड़ा माइनर सा क्वेश्चन ऑफ लॉ था, उस पर कई घंटे आर्गूमेंट्स देना और जजेस को कन्विंस करना एक बड़ा मुश्किल मरहला था। मतलब एज ए कोर्ट रिपोर्टर हमें भी नजर नहीं आ रहा था कि शायद ये कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कर लिया है। टिरियन का केस भी सलमान अकरम साहब ने लड़ा था। बिल्कुल, टेरियन वाइट का भी केस उन्होंने लड़ा था, और वो केस जो है वो 2 जजेस ने इनके हक में फैसला दे दिया था, लेकिन वो टेक्निकली एक हाई कोर्ट में इशू आया, लेकिन बहरहाल वो फैसला तो 2 जजेस इनके हक में दे गए। ऐसे बंदे से कहो जब वकालत सही कर रहे हो तो वही करो ना, फिर दूसरे कामों में क्यों आ रहे हो भाई? मैं भी उन्होंने एक हिंट दिया हो ना आने का। ऐसी बात है, आप एक चीज अच्छी खेल रहे हैं, कर रहे हैं अच्छी बैटिंग तो करते हैं, ये बात ठीक है। उनसे बेसिकली तो पूछा ये था कि आप इलेक्शन लड़ना है या क्या, उन्होंने कहा जब घुटन का माहौल हो तो फिर मज़ाहमत फर्ज हो जाती है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की है, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। और नफलें जो है ना वो सब पता चलेंगे 8 फरवरी को, ठीक है ना? तो ये होगा 8 फरवरी तक का फैसला है ये सारे मामला। जी बहुत शुक्रिया साकिब भाई, थैंक यू, आपने सारी तफसील से हमें आगाह किया। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ये जो सीज़न है ना सर्दियों का, इसमें मछलियाँ बड़ी अच्छी ज़बरदस्त खाई जाती हैं और बड़ी ज़बरदस्त मछली होती है। और मछली कहाँ होती है? सबसे बेहतरीन कराची में। कराची में फिशरी होती है, ताज़ा फ्रेश मछली, ज़बरदस्त किस्म की। सिराज अहमद साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें ज़रा फिशरीज़ की सैर कराएंगे। जी सिराज बताइए जी, फिशरी के क्या हालात हैं?
जी बिल्कुल, कराची में हल्की हल्की ठंड पड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो मछली खाने के शौकीन अफराद हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा जतन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि शहर भर में जहां मछली की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है वहीं शौकीन हजरात या तो शिकार पर निकल जाते हैं या फिर वो रुक करते हैं कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट फ़िशरीज़ का, जहाँ पर बड़ी तादाद में शिकार के बाद मुख्तलिफ इक़साम की मुनफरिद जो मछलियाँ हैं वो यहाँ लाई जाती हैं, जिनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब होती है मार्केट की निस्बत, और इसलिए शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। इस वक्त इस मार्केट की क्या सूरत हाल है, हम फिशरीज़ में मौजूद हैं और क्या रेट हैं इस वक्त मछलियों के, किस हिसाब से बिक रही है, आइए आपको उनकी कीमतें और उसके मुतालिक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इस वक्त हम ताज़ी मछली के मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरामैन इस्माइल अख्तर बड़ी तादाद में आपको दिखा सकते हैं कि जो मछेरे हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम की मुनफरिद मछलियाँ ला चुके हैं और उनके ख़रीदार भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि ख़रीदारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे मछली जो है वो आज ख़रीदी जाए और उसकी जो है खूब मुख्तलिफ तरह की जो डिशेज़ हैं वो बनाई जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट में रेट हमें सुनने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ 1000 से 1200 रुपये फ़ी किलो मिलती है यहाँ उसकी कीमत 600 से 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ दस्तयाब होती है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुनफरिद और आला क्वालिटी की जो यहाँ ताज़ी मछलियाँ हैं वो मौजूद हैं, जो कि कुछ देर कबल ही शिकार की गई हैं और यहाँ पर फ़रोख्त के लिए लाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन सी मछलियाँ इनके पास हैं और क्या रेट हैं इसके और मार्केट से कितना रेट मुख्तलिफ होता है। ये बताइएगा कि कौन सी मछलियाँ हैं आपके पास और ये कौन कौन सी इक़साम हैं और इनके रेट क्या हैं? ये वाइट कुंद है हमारे पास, गिस्सर पड़े हुए, काला कुंद पड़ा हुआ है, धोतर पड़े हुए, हीरे पड़े हुए, हमारे पास किंगफिश सुरमई पड़ी हुई है। कि रेट क्या है? जैसे ये किंग सुरमई पड़ी हुई है, इसका रेट क्या है? सुरमई नहीं है, ये वाइट कुंद है। वाइट कुंद है, ये वाइट कुंद है, ये इसमें काला आता है, वाइट आता है। ये 900 चला रहे हम, यहाँ 850 रुपये में दे रहे हैं, 850 रुपये में। मार्केट में क्या रेट होता है इसका? मार्केट में इसका 1000 रुपये प्राइस चल रहे हैं इसके। ये संग्रह चल रहा है यहाँ पर 900 रुपये किलो, मार्केट में जा रहे हैं, बाजार में जो है ना 1200 रुपये किलो चल रहा है। ये सारा में, छोटी सारा में ये हम चला रहे 300 रुपये किलो, मार्केट में 400 रुपये रेट चल रहा है बाजार पे, दुकानदार बेचते हैं। और अभी मैंने आपको वाइट कुंद बताया ना, ये वाइट कुंद के बदले ये दूसरा काला कुंद है, ये वो 850 रुपये किलो, ये 400 रुपये किलो हम बेच रहे हैं यहाँ पर। ब्लैक गिस्सर है ये, वाइट गोश्त होता है इसका, ये मतलब ताज़ी मच्छी है, बिल्कुल फ्रेश। ये 24 घंटे में ओड़े में पकड़ के लेकर आते हैं हमारे मार्केट में। गुज्जे की मच्छी नहीं होती यहाँ पर होती है 24 घंटे में पकड़ के लेकर आते हैं हम। ये हमारे मेहते रात को जाते हैं, सुबह ओड़े आ जाते हैं हमारे पास दोपहर को। ये मिल रहे हैं आपको कम से कम 600 रुपये किलो। ये कनरचा बोलते हैं, हीरा नहीं है, हीरा रेड स्टेपर हो पड़ा हुआ मेरे पास। सही है, आप आ जाओ मेरे पास। अच्छा, ये भी बताइएगा साथ साथ के लोग यहाँ पर आते हैं जो ख़रीदारी के लिए, वो उनका क्या शौकीन होता है, क्या उनका जो ख़रीदारी का तरीक़ेकार होता है, थोड़ी भी ले सकते हैं या बड़ी ज़्यादा ऑर्डर ही लेना पड़ेगा? यहाँ पर तो ऐसा हिसाब है, यहाँ पर खाने वाले भी आते हैं हमारे पास, यहाँ पर हम एक एक दाना भी देते हैं यहाँ पर। इस वक्त अभी हम और आगे जा रहे हैं और वैरायटीज़ देखने के लिए कि इस वक्त कौन कौन से जो हीरा है, सब हीरा ये रहा। अच्छा, ये हीरा है, रेड स्टेपर हीरा है ये। हमारे पास मच्छी होगी फ्रेश, यहाँ पर फ्रेश की क्वालिटी होती है यहाँ पर। ये देख लो आप, बिल्कुल फ्रेश मच्छी। अच्छा, ये फ्रेश और बासी मछली की पहचान क्या होती है? उसकी बासी की मच्छी की पहचान जो होती है ना, ये कली उसका नहीं होगा, ये आंखें वाइट हो गए इसके आंखें वाइट हो गए। और मच्छी की देखो शाइनिंग देखना कैसी है, लेस से भरा हुआ सुरमई किंगफिश। ये हम चला रहे, वैसे दुकान में बिक रहे 1200-1500 रुपये किलो, हम यहाँ चला रहे 1200 रुपये किलो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ख़रीदार हैं, दुकानदार भी हैं, तो फिर यहाँ पर मछली फ़रोश भी हैं। सभी जो है काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी मार्केट में दिखाई दे रही है और ख़ास करके जो ही सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है, मछली की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। कुछ ख़रीदार भी यहाँ मौजूद हैं, ख़रीदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस मार्केट को क्यों प्रीफर करते हैं और यहाँ क्या ख़ास बात होती है, क्या ख़ास बात दिखाई देती है जो कि शहर की दीगर मुख्तलिफ मार्केटों में हमें दिखाई नहीं देती। ताज़ा मच्छी होते हैं, फ़र्क होते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ अच्छा मिलेगा। गरीब की पहुंच से तो बहुत दूर है। ये तकरीबन अभी इस टाइम पे 1500 रुपये पर केजी दी गई है। क्या मिली है?
यहाँ मेरे को मिली है वो अपना 1300 रुपये पर केजी। इस वक्त कुछ और ख़रीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं और क्या ढूंढ रहे हैं, कौन सी मछली ढूंढ रहे हैं और यहाँ क्यों आते हैं ख़रीदारी के लिए। यहाँ हम इसलिए आते हैं ख़रीदारी करने के, यहाँ पर हमें मुनासिब रेट पर मछली मिल जाती है। ऐसा तो बेहतर हमें शहर में भी मिलती है, लेकिन यहाँ एक मेन मार्केट है। यहाँ आप देख रहे हो, आप खुद भी देख रहे हो कि काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। जहाँ सर्दियों का मौसम शुरू हुआ वहीं मछली की तलब में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया और इसीलिए शहर कायद के बासी जो हैं वो अच्छा और मुनासिब कीमत पे फ़िश बारबेक्यू या पार्टी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जतन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी मछली जो है वो इस जगह से ख़रीदी जाए और जिसकी रेट भी मुनासिब हो, जिसका जायका भी शानदार हो और सर्दियों का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाए। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया शिराज, हमें जो है वो फिशरी की सैर करवा रहे थे। मछलियाँ देख ली आपने, झींगे इसमें नहीं थे। हाँ, वो भी होते तो मज़ा आ जाता, लेकिन चले भैया आज हमने मछली कवर कर लिए, कल झींगे कवर कर लेंगे। हमने कौन सा कहीं जाना है भाई, हैं, और सर्दी भी अभी तक मौजूद है, फिशरी भी वहीं पर है और झींगे भी पकड़े ही जा रहे हैं। तो ये हम करेंगे कुछ दिन के बाद। लेकिन नाजरीन इस वक्त वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन झूठ बोल रहे होते हैं। उन झूठों को कैसे पहचाना जाए, कैसे पकड़े? शिफा ये बताएं आप। मैं कैसे बताऊँ, मैं तो खुद झूठों को पकड़ने की एक मिशन पर हैं आप, ठीक है। और प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ औक़ात उनका झूठ आपको उस तरह से वो नहीं कर रहा होता, तकलीफ नहीं दे रहा होता या कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, लेकिन स्टिल आपको ये समझ आ जाती है बाज़ औक़ात कि ये भाई गोली करा रहा है, कुछ टोपी पहना रहा है। ऐसे शराफत से और ऐसे सलीके से और ऐसे करीने से झूठ बोल रहे होते हैं कि उनको पकड़ना मुश्किल है। अब झूठों से कैसे, झूठों की पहचान कैसे हो, झूठ बोलने वाले शख्स को कैसे पकड़ा जाए। और आपके साथ अगर कोई ऐसा तजर्बा हुआ है तो आप भी जरा प्लीज हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए और बताइए कि आपने कैसे पकड़ा किसी झूठे को। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट तलाल जुबैर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? सर ये जो सेगमेंट है इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है जी। आजकल जो हो रहा है उससे किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हम आम बात कर रहे हैं, हम साइंटिफिक बात कर रहे हैं। वाह, साइंसी बात कर रहे हैं। तो हमें बताइए कि ये झूठ बोलने वाले की कोई खास निशानियां भी होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि जब कोई इंसान नॉर्मल बातचीत करता है तो उसके दिमाग के 2 या 3 लाइटें ऑन होती हैं, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो उसके दिमाग की कोई 150-200 लाइटें ऑन हो जाती हैं। और नजर तो नहीं आएंगी अंदर। जी बिल्कुल, हम नेकेड आई तो इसको नहीं देख सकते, लेकिन एक तो मेडिकल साइंस में, डायग्नोस्टिक साइंस के अंदर उसका टेस्ट मौजूद है कि अगर आप कोई MRI या CT स्कैन के ज़रिए ब्रेन की ऐसे टूल जिसकी एक्टिविटी ब्रेन की देखी जा सकती है तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्रेन के अंदर जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो कुछ खास एरिया में बिजली के करंट दौड़े होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स वो ज़्यादा वो हो जाते हैं और कुछ खास एरियाज़ के अंदर वो एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो वो जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है वो यही चेक कर रहा होता है क्या? वो 100% ये एक्यूरेट साइंस नहीं है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट दैट वी नो, राइट? ओके, ठीक है, सही। सो इसी तरीके से अगर आप ये बात देखें कि 80% जो झूठ होते हैं दे गो अनडिटेक्टेड। अच्छा, 1900 के स्टार्ट के अंदर कोरिया के अंदर अदालतों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग निज़ाम डाला कि झूठे को कैसे पकड़ें जो बयान देने के लिए आए हैं। हाँ। उन्होंने ये किया कि एक यानी कागज़ का टुकड़ा, बयान लेने के बाद एक कागज़ का टुकड़ा मुंह में ठोंसते थे। अगर वो गीला निकल आए तो ये सच्चा है, और अगर हल्क खुश है, वो खुश्क निकल आए तो उसको झूठा करार दे दिया जाता था, क्योंकि झूठे बंदे का हल खुश हो जाता है। लेकिन अगर एक बंदा सुबह दोपहर शाम झूठ बोलता है, दिन में 5 दफ़ा झूठ बोलता है, तो वो नेचुरली फिर वो इतना पक्का हो जाएगा कि वो नॉर्मल हो जाएगा, उसकी जो बेसलाइन है वो ही डिफाइन हो जाएगी। देखिए, बचपन में अगर आप किसी इंसान को देखें, हमारा अपना बचपन, तो किसी पनिशमेंट से जान छुड़ाने का आसान तरीका क्या था? झूठ बोल दें, शॉर्ट टर्म में फिक्स कर लें, क्योंकि सच बोल के जो लॉन्ग टर्म उसके अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस आने उसके लिए कौन बच्चा इंतजार करेगा। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके अंदर बुनियादी तौर पर बेचैनियां बढ़ने लगती हैं उस ब्रेन की ज़्यादा इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से। तो पहले नंबर पर आप ये करते हैं कि किसी के साथ जब आप डायलॉग के अंदर जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप उसके साथ अपनी बातचीत की एक बेसलाइन तय कर लेते हैं, यानी ऐसी बातचीत उनसे करते हैं जिसके वेदर का हाल पूछ लिया, नॉर्मल और न्यूट्रल क्वेश्चन उनसे कर लिया, ताकि इंप्रेशन हो जाए कि बंदा कंफर्टेबल है। फिर आप असल जो लाई जोन के अंदर आ जाते हैं, कंफर्ट जोन से पहले उठा के फिर आप लाई जोन लेके आते हैं। तो फिर आप नोट करते हैं कि सबसे पहले
जो वो बातचीत कर रहा है उसके अंदर उसकी जो आई कांटेक्ट है जो पहले बहुत कंफर्टेबल था, अचानक से वो कोई डेड लुक आना स्टार्ट हो गई है या फिर वो आंखें चुराना शुरू हो गया है। इसी तरीके से क्या अच्छा एंकर जो है ना वो तो कैमरे में देख के बोलता है। जी बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ मैं, इसका ताल्लुक सच झूठ से नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ वो कैमरे की आंख में आंख डाल के बोल रहा हूँ। असल जो आप लोगों का भी जो प्रोफेशन है उसके अंदर जब आप लोग उसमें भी झूठ झूठ नहीं जाते, लेकिन जब आप नेचुरली ऑन कैमरा जाते हैं या ऑफ कैमरा होते हैं आपके एक्सप्रेशन हर चीज के अंदर डिफरेंस होता है, लेकिन ये कोई कंफर्ट जोन नहीं होता, ये एक प्रोफेशनल जोन है आपका, यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा करते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक सच या झूठ से नहीं है, इसका ताल्लुक शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन से है। तो पहली चीज हुई जो कि आपने निशानी बताई वो है इसका आई कांटेक्ट या आंखों को पढ़ने से इंसान जो है वो सबसे पहली चीज है बेसलाइन तय करना, उसको कंफर्ट जोन से लेके आना, फिर आप उसको कंफर्ट जोन से निकाल के लाइव जोन में असल मुद्दे की बात के ऊपर जब आते हैं तो फिर आप मॉनिटर करना स्टार्ट करते हैं कि क्या इनकी ये आंखें हमसे चुरा रहे हैं। अच्छा, जो बंदा झूठ बोल रहा होगा उसकी जो बॉडी होगी वो अंदर की तरफ कर्व्ड होगी और थोड़ा ना वो लेस दिखेगा, लेकिन जब कोई बंदा सच बोल रहा होगा वो थोड़ा टॉल दिखेगा, तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर ये चेंज आता है। अच्छा, मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए आपको रोका जाए, हमारे एक कॉलर भी हैं वो भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फिर हम इसको निशानियों को आगे बढ़ाते हैं। फकीर मोहम्मद साहब हैं जी सऊदी अरब से, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब बताइए क्या कहेंगे जी आज के टॉपिक पर। ये टॉपिक ये बताए उससे बात कर, वो तो बात हो नहीं रही, मेन टॉपिक है मैं पैसे 3000 रियाल किसी से लेना था दोस्त से जी, वो जब मैं फोन करता था वो कहते मैं घर से बाहर हूँ, मैं घर से बाहर हूँ। अच्छा, मैं कहा ठीक है मैं तुम बाहर हूँ, मैं नहीं जाता। एक दिन मैं उसके घर चला गया, ठीक है, वो जो वो कह रहा मैं घर से बाहर हूँ, मैं कहा ठीक है अभी इतने दिनों के आप कह रहा घर से बाहर हूँ, मैं सफर में हूँ। सही है। मैं 2-3 घंटे उसके घर के बाहर बैठा रहा, वो जब वो घर से बाहर निकला ना उसको मैंने पकड़ लिया। मैं अच्छा भाई वाह 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 वाह, क्या पकड़ा आपने और किस तरीके से उसको पकड़ लिया आपने, और जो आपने गुफ्तगू उसके साथ हम तो अंदाजा लगा सकते हैं उसके साथ आपने क्या कुछ किया होगा, लेकिन झूठ को आपने घर तक पहुंचा दिया। 3000 रियाल उसने लिए हुए इनके और हाथ पकड़ा ही ना दे उनको। सही है, बिल्कुल सही है। तरीका ये है कि अगर कोई बंदा आपसे उधार ले लिया वापस नहीं कर रहा और वो आपको रोज कोई ना कोई एक नया वो दे देता है, टास्क या अपडेट दे देता है, बहाना दे देता है, तो फिर आप उसके घर जाके बैठ जाएं और आप बेशक अपना कोई रहने का सामान जो है वो साथ लेके चले, बिल्कुल जो इन्होंने किया। और ये बड़ा नहीं, इन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। ये तो बैठ गए ना जाके, इन्होंने भी कहा कि मैं बैठ गया उसके घर के बाद। तो बैठे हैं, उनसे खाना शाना मंगाएं, अपना कोई मेहमान मिलने के लिए आता है तो वहीं बुलवा लें, आप यकीन करें कि वो पैसे आपके आ जाएंगे। चलिए अब आ गए थे, हम पहुंच गए थे उसको कंफर्ट जोन से, जी हम उसको कंफर्ट जोन से लाइव जोन में, बॉडी लैंग्वेज और उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर चेंज आया, फिर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज चेंज आया कि वो टोन डाउन हो गया और छोटा दिखता है जो, फिर आप उसकी बातचीत जब गौर करेंगे तो उसके जो सेंटेंसेस होंगे उसका जो एंड होता है हमेशा वो थोड़ा आपको धीमा सा मिलेगा। एंड के अंदर जो आखिरी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसके अंदर एक सच्चाई की फीलिंग नहीं होगी, वो बहुत लो और मध्यम सी फीलिंग आपको देगा, टोन डाउन होगा। फिर वो जिस इवेंट या जिस इंसान के बारे में बात कर रहा होगा उससे वो डिसएसोसिएट होके बात करेगा, जैसे कि मैं तो उस जगह पे गया ही नहीं, मुझे तो एक अरसा हो चुका है वहां पर गए हुए, या मैं तो उस शख्स को जानता ही नहीं, ये जो सिगरेट निकले मुझे नहीं पता ये मेरे पास कहां से आए हैं, यानी इतना आप अपने आप को डिसएसोसिएट करेंगे ना कि आप कह रहे हो कि बैग तो मेरा है, मुझे पता होना चाहिए कि ये कहां से आया है, तो आई विल फाइंड इट आउट फॉर यू। तो आप साफ उसको, तो ये वो निशान, लेकिन देखिए असल चीज़ ये है कि अगर एक बंदे को नहीं पता कि सच को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं तो 80% उसके साथ झूठ बोला जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, और अगर उसको ये पता है तो फिर वो मैक्सिमम जो है वो 70% तक सच मालूम कर सकता है। अच्छा, आम इंसान भी, वो जो आपने कोरिया की मिसाल दी थी कि पेपर जो है वो मुंह में रखते हैं, आम इंसान भी क्या अगले को देख के ही बता सकता है कि इसका गला खुश्क हो रहा है या बार बार वो पानी वानी पीना शुरू कर दिया तो निकलता है या इस तरह से? नेचुरली वो उसका जो कंफर्ट जोन है वो चेंज हो जाएगा ना, वो अनकंफर्टेबल नजर होगा, आएगा, वो बेचैन नजर आएगा, उसका होगा कि ये कन्वर्सेशन जो है वो खत्म हो जाए, या फिर वो बड़ी सी बात करना चाहेगा, या वो गैस लाइटिंग करना स्टार्ट कर सकता है। जैसे गैस लाइटिंग का मतलब कि आपकी मेमोरी को वो मशकूक ठहराएगा कि नहीं आपको सही याद नहीं है, और फिर ऐसा करने के लिए वो अपने एग्रेशन को या अपने एक एग्रेसिव टॉल को भी यूज करेगा ताकि, और लेकिन ये जो चीज़ होती है पैथोलॉजिकल लाइन के अंदर ज़्यादा होती है, जो कि एक डिसऑर्डर है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है,
और उस पैथोलॉजिकल लाइन के अंदर फिर वो गैस लाइटिंग करेंगे, आपके साथ एग्रेसिव बिहेवियर होगा, आपको खामखा करेंगे, आपके साथ डिस्टेंस एसोसिएट कर लेंगे, आपके साथ नाराज हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा चलो मेरी गलती है, दफा करो यार, दफा करो। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, निगत साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके तो किसी ने पैसे नहीं लिए थे 3000 रियाल? नहीं, मेरे किसी ने पैसे नहीं देने, और वैसे मतलब मैं तो झूठ नहीं किसी का पकड़ सकती। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब बच्चे झूठ बोल रहे होते हैं, मतलब वो उनका नहीं पता चल रहा होता बिल्कुल भी, और वो एक स्टोरी की तरह अपने झूठ को बयान कर रहे होते हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई ठीक है, इम्पोर्टेंट, मेरा बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट। सुने तलाल साहब है हमारे साथ। जी बिल्कुल, देखें ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की कि जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो वो एक ऐसी स्टोरी हम बयान कर रहे होते हैं, और हमने उस स्टोरी के अंदर इम्परफेक्शंस जानने होते हैं। जैसे कि उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका ये है कि जो बच्चा स्टोरी बता रहा है कि पहले हम यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, और बड़ा पक्का सा मुंह बना के बता रहा है, तो फिर अगर माँ को शक हो रहा है या उसको अंदाज़ा है कि बच्चा झूठ बोल सकता है या असल स्टोरी क्या है, तो वो कहे कि आप ना रिवर्स से शुरू तक से दोबारा स्टोरी सुनाएं कि एंड में कहाँ गए थे, फिर वापस आप कहाँ पर आए थे। तो एक तो ये तरीका होता है टू आइडेंटिफाई कि आप उससे जो है ना स्टोरी को ट्रैक बैक करें। फिर उसके बाद अगर उसने स्टोरी जो बताई है और जहाँ वहाँ पर आप उसके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस करें जैसे कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसके साथ, कैसे डीप जाएंगे। तो जैसे मेरी की फैमिली में एक साहब थे जो कैडेट कॉलेज से भाग के आए और घर आके और वहाँ से बंक किया 2 दिन कहीं और घर आके कहा कि हम अगवा हो गए थे। अच्छा। तो उन्होंने स्टोरी ये बताई कि वहाँ पर जो है वो कुछ बड़ी बड़ी मूंछों वाले लोग थे, उन्होंने मुंह पे नकाब पहना हुआ था, तो उनके वालिद ने पूछा कि जब नकाब पहना हुआ था तो बेटा आपको मूंछें कैसे नजर आई? ये पकड़ लिया। स्टोरी में परफेक्शंस जो है वो आप ढूंढते हैं, वो देखते हैं। सही है। अच्छा, एक और सवाल भी आ रहा है, और लेकिन आखिरी मिनट है हमारे पास, हर रिश्ता आता है, लड़के वाले जो झूठ बोल रहे होते हैं या कोई बात छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, और लड़की वाले भी, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? देखिए इसके अंदर भी डेफिनेटली वार्निंग साइंस होते हैं। जैसे कि एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है इसके ऊपर, आर यू द वन फॉर मी, कि किसी इंसान को कैसे जाने कि ये इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं। जिसकी मैं छोटी एग्जांपल दूंगा कि इंग्लैंड के अंदर एक खातून किसी मर्द के साथ इस नीयत से मुलाकात कर रही थी कि उसने इवेंचुअली फिर वो शादी करनी दूसरे को देखें, और उस लड़के ने जो एक जगह पर जेब्रा क्रॉसिंग को अनड्यू क्रॉस किया, थोड़ा स्पीड में क्रॉस किया जिसमें कोई इंसान खड़े हुए थे, तो लड़की ने फैसला किया कि मैंने इस बंदे के साथ आगे नहीं चलना। तो जब आप मुलाकातें करते हैं तो लोग आपको क्यूज देते हैं, जब आप उनको उनके कंफर्ट जोन में लेके जाते हैं, दे आर इन द वेरी कंफर्टेबल बिहेवियर। फिर जब आप पैराडाइम के ऊपर दोबारा किसी माइंडसेट के ऊपर दोबारा बातचीत करते हैं तो आपको नजर आएगा कि उनकी बेचैनियां बढ़ रही हैं या फिर वो कंफर्टेबल। मेरे हिसाब से जो रूल है वो है डिग डीप। थोड़ा सा उनसे जरा क्वेश्चन करें ना कि अच्छा तो जॉब वहाँ पे आपकी थी, कब शुरू हुई थी, फिर कब खत्म हुई थी, बॉस कौन था, फिर वहाँ तो पहुंच भी जाते हैं तहकीकात करने के लिए, सबके साथ ऐसे ही हुआ है, तो बस फिर पकड़ी जाती है चीज़ें। जी थैंक यू तलाल साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम। झूठों को पकड़ने का नुस्खा हमने आपको सिखा दिया है नाजरीन, और आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।